आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। वेलकम टू बीएचयू इन्फोपीडिया। तो जैसा कि हम कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे सीयूईटी 2022 के जो जनरल टेस्ट है उसके लिए, जो प्रीवियस ईयर का सेशन हम स्टार्ट किया था हमने, कुछ एक कह सकते हैं 4 या 5 सेशन लिए हुए हैं और कुछ कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के साथ में जो एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं जनरल टेस्ट के अंतर्गत और करंट अफेयर्स वगैरह की जो चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी आज जो हम कर रहे हैं जनरल टेस्ट, इसके अंदर मैंने रीजनिंग, इंग्लिश और जीके और करंट अफेयर्स ये सभी सेक्शन जोड़ दिए हैं ताकि आपको जो है जिस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके जनरल टेस्ट के अंतर्गत, क्योंकि जनरल टेस्ट जो है आपका बहुत सारे कोर्सेज के लिए आपको वैसे ही एलिजिबल कर देगा। अगर आपने लैंग्वेज टेस्ट प्लस जनरल टेस्ट ले रखा है सीयूईटी एप्लीकेशन में, तो आप बहुत सारे जो कोर्सेज है उसके लिए आप एलिजिबल हो। अब बस आपको क्या करना है, आपको उन कोर्सेज को सिलेक्ट करना है, देखना है कि किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए आप इन टेस्ट के थ्रू भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये जनरल टेस्ट है, इसके अंदर सभी क्वेश्चन है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। बीच में काफ़ी दिन का गैप रहा है तो कोई बात नहीं। वॉइस ऐप पे जो टेस्ट चल रहे हैं प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज़ कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ पर जो है मतलब आपको लिखित रूप में जिस तरह से आप अटेम्प्ट करोगे वहाँ पर सीबीटी मोड में अपने सेंटर पर जाकर क्वेश्चन पेपर, उसी तरह से आपको घर बैठे मोबाइल या अपने लैपटॉप से जो है वॉइस ऐप के थ्रू जो हम टेस्ट करवाएंगे कंडक्ट, वो आप ज्वाइन कर सकते हो और उसको आप एनालाइज कर सकते हो आपकी कितनी एक्यूरेसी है और किस तरह के मतलब सोल्व होंगे क्वेश्चन। ठीक है, और क्योंकि एनटीए आपका पेपर कंडक्ट करवाने वाला है तो एनटीए के कुछ स्पेशलाइज्ड पैटर्न है क्वेश्चन के, तो वो सभी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर इन्वॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो वॉइस ऐप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वॉइस ऐप की जो लिंक है वो टेलीग्राम पर अवेलेबल है और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स, यानी ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से ऐसा कौन सा अभयारण्य है या फिर ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जो कि असम में लोकेटेड नहीं है। यानी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, नेम दिए हुए हैं आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, इनमें से बताना है कि आपको कौन सा असम में नहीं है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क, ये असम में लोकेटेड है। आपको असम के जो लगभग 7 नेशनल पार्क हैं और 2 अभी हाल ही में लास्ट ईयर उनको मतलब नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया, 2 लेटेस्ट थे तो उनके नाम भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो दिहिंग पटकाई, ओरंग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये तीनों जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहें या फिर नेशनल पार्क कहें, ये तीनों जो है असम के अंदर लोकेटेड है। मानस नेशनल पार्क आपको जनरली मिल जाता है हर जगह, मतलब कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जनरल टेस्ट वगैरह देखेंगे तो वहाँ पर आपको मानस नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क आसाम से रिलेटेड जो चीज़ें काफ़ी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो नेशनल पार्क्स हैं या फिर गुजरात के हैं जहाँ पर एशियाटिक लॉयंस की आबादी है, वो सभी चीज़ें भी देखने को मिलती है। तो मैंने आपको बताया कि एनटीए जो है वो आपको अब हम सीधा यहाँ पे क्वेश्चन टू द पॉइंट पूछ लिया है कि भैया ये नाम दे दिया आपको और कौन बताना है कि कौन सा असम में नहीं है या कौन सा किस जगह जगह पर है। लेकिन एनटीए का जो रुतबा रहा है वो ये है कि वो कुछ कह सकते हैं कि डीप या फिर आपको उसका पर्टिकुलर एक चीज़ पूछ लेते हैं टर्म के रिलेटेड। मान लीजिए अगर आपने किसी नेशनल पार्क की बात करी है, मान लीजिए मैं पेरियार नेशनल पार्क की बात कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन में आपको बता देगा कि पेरियार नेशनल पार्क जो कि केरला में है उसका वो कब मतलब नेशनल पार्क घोषित हुआ या कब स्टैब्लिश हुआ, ये सभी चीज़ें भी पूछ ली जाती है। तो आपको स्पेसिफिकली एक बार के लिए जो है इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। बाकी हम जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे तो वो आपके जब रिपीट होगा तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ बात की गई थी असम की, तो असम में दिहिंग पेतकाई नेशनल पार्क ये लेटेस्ट है। इसके अलावा ओरंग नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क ये तीनों के तीनों जो है असम के अंदर है, असम या आसाम। ठीक है, और पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये है केरला में। पेरियार जो है रिवर का नेम है, एक पेरियार रिवर। चलिए, हाउ मेनी एथलीट्स फ्रॉम इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द विंटर ओलंपिक्स 2022 दैट वर कमेंस्ड इन बीजिंग। पूछा जा रहा है कि जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे हिंदी में कहते हैं शीत ओलंपिक जो हुए थे 2022 के, कहाँ पर हुए थे, जगह का नाम बताया बीजिंग। बीजिंग यानी चाइना का कैपिटल है बीजिंग। वहाँ पर जो बीजिंग 2022 के नाम से विंटर ओलंपिक्स हुए थे उसमें इंडिया की तरफ से जो है कौन सा कितने एथलीट थे जो भाग लिए थे, मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स के अंदर। तो बीजिंग 2020 को आपको याद रखना है कि भारत से सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही एथलीट ने, एक ही प्लेयर ने भाग लिया था और उसका नाम था आरिफ खान, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और किस स्पोर्ट्स में है ये कहे तो जो वो होती है ना बर्फ से आते हैं नीचे, स्कीइंग। ठीक है, स्कीइंग, तो इस स्पोर्ट से रिलेटेड है। नाम है इनका आरिफ खान, बिलोंग करते हैं ये कहाँ से, जम्मू कश्मीर गुलमर्ग से। ठीक है, ये एकलौता व्यक्ति था जिसने बीजिंग ओलंपिक 22 में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। अब योजना से रिलेटेड है, पॉलिसी से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे आपको 3 स्टेटमेंट्स दी हुई है, इनमें से कौन सी पीएम मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में गलत है। ठीक है, या मैंने कोई भी जो स्टेटमेंट है गलत नहीं लिखी है, ये मैं आपको इसलिए क्वेश्चन सेट किया क्योंकि पीएम मुद्रा योजना के बारे में अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई थी। क्या आई थी कि इन्होंने अभी तक, जब ये स्टैब्लिश हुई थी कब, 2015 में, ये योजना जो स्टार्ट हुई थी 2015 के बाद से अब तक टोटल जो है इनका एक आंकड़ा दिया इन्होंने कि पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत 34 करोड़ से अधिक जो है लोन सैंक्शन कर दिए गए हैं, यानी लोगों को लोन दे दिया गया है। 34 करोड़ से ज़्यादा लोन जो है इस योजना के अंतर्गत पास हो गए हैं। तो इस योजना के बारे में आपको कुछ बातें बतानी थी, इसलिए ये क्वेश्चन ऐड किया था। पूरा नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या फिर शॉर्ट में लिख देते हैं पीएमएमवाई। ठीक है, ये एक स्कीम थी जो कि लॉन्च की गई थी किसके द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तारीख क्या थी, अप्रैल 8 2015, अप्रैल 8 की ही न्यूज़ थी वो, जब 7 साल पूरे कर लिए थे इस मुद्रा योजना ने। ठीक है, और तब तक जो है 7 सालों के अंदर 34 करोड़ जो है लोन, 34 करोड़ से अधिक लोन जो है सैंक्शन कर दिए गए हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में था। ठीक है, डेट याद रखिएगा 2015 अप्रैल 8। ठीक है,
इसके अलावा इसकी कुछ विशेषताएं बताई गई है कि ये किस तरह का मतलब योजना है, इसके अंदर क्या होता है। इट प्रोवाइड्स लोन्स अप टू 10 लाख, 10 लाख रुपए तक के लोन जो है इसमें दिए जाते हैं। किनको? नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फॉर्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, यानी जो लघु कह सकते हैं कि लघु मतलब उद्योग होते हैं, एमएसएमईज होते हैं, छोटे छोटे जो लोग खुद के मतलब स्तर पर काम चालू करना चाहते हैं, उन लोगों को जो है एक लोन दिया जाता है पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत। ठीक है, और अमाउंट की बात की गई, अमाउंट कितना? 10 लाख तक, यानी 0 से लेकर 10 लाख तक का जो है लोन दिया जाता है, मैक्सिमम 10 लाख इसकी लिमिट है। तो वही चीज़ बताई गई है, ये दोनों सही है स्टेटमेंट। आगे देखिए, और ये ऐसा नहीं कि आपको किसी एक स्पेसिफिक सरकारी कह सकते हैं कि ऑफिस या मतलब ऑर्गेनाइजेशन से लेना है। ये पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है आपको बहुत सारे दीज लोन्स आर गिवन बाय कमर्शियल बैंक, जितने भी हैं पीएनबी वगैरह, एचडीएफसी और दूसरे बैंक जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, ठीक है, और जो भी रीजनल बैंक्स हैं, आरआरबीस और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, जो भी प्राइवेट बैंक्स होते हैं ना, जो आपके कह सकते हैं कि लोन देते हैं आपको। आपने देखा होगा आजकल तो जो एसएचजीस होते हैं, स्मॉल हेल्पिंग ग्रुप्स होते हैं, जो कुछ ग्रुप्स में लेकर लोन प्रोवाइड किया जाता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो एमएसएमईज के ऊपर जो है बहुत ही अभी ध्यान दिया जा रहा है हमारे देश के अंदर, और बहुत सारी योजनाएं चल रही है। उन सभी चीज़ों को ध्यान रखते बताया गया, कमर्शियल बैंक, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, एमएफआई और एनबीएफसी, इन सभी तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ से आपको लोन मिल सकता है। और द बोरोवर कैन अप्रोच, इनमें से कहीं भी जो है उधार लेने जो लोन लेना चाहता है वो इन सभी में से कहीं भी जा सकता है। पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत ये लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। अब ये बातें आपको याद रखनी है, डेट याद रखनी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको मैंने वहाँ पे भी भेजा था, यहाँ पे मैंने बताया गया कि कितने लोन पास किए गए हैं। 8 अप्रैल 2022 को 7 साल पूरे हो गए हैं। 2015 में लॉन्च हुआ था, 10 लाख तक का लोन दिया जाता है, और अब तक 34 करोड़ 42 लाख 34 करोड़ 42 लैक्स लोन्स जो है, और अमाउंट कितनी है उस लोन की? 18.60 लाख करोड़ रुपए। इतना धन जो है इन्होंने लोन दे दिया है इस योजना के अंतर्गत 7 सालों में। ठीक है, चलिए आगे। व्हाट इज द टर्म, इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश वोकैब का क्वेश्चन है आपका। लैंग्वेज टेस्ट जो फर्स्ट जो सेक्शन होगा उसके अंतर्गत, और सेक्शन 3 जो जनरल टेस्ट होगा उसके अंतर्गत ये इंग्लिश पूछी जाती है। तो व्हाट इज द टर्म पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है, कौन सा शब्द यूज किया जाता है किसके लिए? उस व्यक्ति को डिफाइन करने के लिए, उस व्यक्ति को क्या बुलाया जाता है जो कि हु इज अ स्पेशलिस्ट, जो कि स्पेशलिस्ट होता है किसमें? ह्यूमन आइज रिलेटेड डिसीज। हमारी जो इंसान की आंखें होती है, आंखों से संबंधित जो भी डिसीजेस है, उनमें कमियां हैं, ठीक है, उस चीज़ को या फिर उसका जो इलाज करता है, उस सभी चीज़ों में जो स्पेशलिस्ट होता है, यानी जो आंखों का डॉक्टर होता है, उसे क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो पहले इसका सही आंसर देख लीजिए, वो है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, टर्म आपको याद रखनी है, जहाँ पे भी आपको ऑफ्थेल्मो ये टर्म जहाँ पे आपको मतलब ये रूट दिखेगी, इसका मतलब आई से रिलेटेड होगा, ह्यूमन आईज, आंखों से रिलेटेड जो है चीज़ को रेफर करेगी। ठीक है, और ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट लगा दिया, यानी वो व्यक्ति जो कि स्टडी करता हो इस चीज़ की, जो कि इसका इलाज करता हो, जो कि स्पेशलिस्ट हो इस चीज़ में। इसके अलावा एक और ऑप्शन जो ऑप्टिशियन होता है, देखिए ऑप्टिशियन जो आपके स्पेक्स वगैरह बनाने वाली जो शॉप्स करके जो व्यक्ति बैठे होते हैं, आपने देखा होगा ऑप्टिकल्स वाली शॉप्स होती है। तो ऑप्टिशियन जो है वो आंखों का डॉक्टर नहीं होता, वो स्पेशलिस्ट होता है किसमें? लेंसेज वगैरह बनाने में, जो आपकी मतलब बाहर का इलाज है, जो आपका चश्मे बनाना और उसकी लेंस की जो पावर्स वगैरह सेट करता है, ठीक है, मशीन को मतलब आंखें चेक करता है, वो सभी चीज़ें जो है ऑप्टिशियन व्यक्ति होता है, उसमें स्पेशलिस्ट होता है जो। लेकिन जो इलाज करता है वो होता है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑप्टिशियन और ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, इसमें डिफरेंस ये है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है कह सकते हैं कि जो हमारा दिमाग का डॉक्टर होता है उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जा सकता है। न्यूरो किसको रेफर करता है? न्यूरोटर्म, ये जो हमारे मस्तिष्क में जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसकी जो एक यूनिट होती है सबसे छोटी, यानी न्यूरॉन, ठीक है, उसके ऊपर जो है ये रूट बनी हुई है। तो न्यूरोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा? जो दिमाग या हमारा कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम का जो स्टडी करता है या उसमें स्पेशलिस्ट होता है उसके इलाज में, वो कहलाता है न्यूरो। और नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी का डॉक्टर होता है, किडनी यानी गुर्दा हिंदी में कहते हैं। ठीक है, नेफ्रो किससे बना है? नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन क्या होता है? किडनी, ये जो हमारी किडनी होती है उसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है टर्म्स को याद रख के इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी ओलंपिक्स गेम्स येट। पूछा जा रहा है कि ये जो आपको 4 नाम दिए गए हैं, 4 एथलीट कहें या 4 व्यक्ति कहें या 4 प्लेयर कहें, इनमें से ऐसा कौन सा है जिसने अभी तक किसी भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं देखिए, सबसे ऊपर है मनिका बत्रा। इन्होंने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स इन तीनों में पार्टिसिपेट किया हुआ है इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नीरज चोपड़ा एथलीट हैं, जैवलिन थ्रोवर जो होते हैं। ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में टोक्यो 2022 में ही 2020 में ही पार्टिसिपेट किया था इंडिया के लिए। तो ये दोनों जो है ओलंपिक में भाग लिए हैं पहले। कर्णम मलेश्वरी की बात करें तो ये इंडिया की तरफ से पहली वुमन थी जिनको ओलंपिक्स में मेडल मिला था वेट लिफ्टिंग में। कब? आई थिंक 2000 सिडनी ओलंपिक में जो है इनको अवार्ड किया गया था। तो ये नाम अक्सर स्ट्रैटेजी में पूछ लिया जाता है कि पहली ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली महिला इंडियन कौन सी थी, तो कर्णम मलेश्वरी वेट लिफ्टिंग याद रखना है आपको। इसके अलावा जो तेजस्विन शंकर है, इन्होंने ओलंपिक में अभी तक जो है पार्टिसिपेट नहीं किया है। तेजस्विन शंकर कौन है? मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, तो इसके बारे में आपको कमेंट में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने हैं, मनिका बत्रा, नीरज चोपड़ा, कर्णम मलेश्वरी। ठीक है, मनिका बत्रा किससे रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट से? बैडमिंटन से। नीरज चोपड़ा जावलिन, कर्णम मलेश्वरी वेट लिफ्टिंग, और तेजस्वी शंकर का मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या है किसकी? एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है सबसे ज्यादा किस राज्य में है भारत के? तो वो है मध्य प्रदेश। लगभग, आंकड़ा मैंने देखा नहीं, लगभग 22 से 23% जो है इसकी आबादी एसटी की होगी। ठीक है, देख लीजिएगा, तो ये आपको याद रखना है। मैक्सिमम जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है एसटी की, अनुसूचित जनजाति के लोग, वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। काफ़ी सारी यहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती है। इसके अलावा झारखंड भी टॉप लिस्ट में ही है। चलिए आगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशुएंस ऑफ लाइसेंसेज एंड परमिशंस एंड रेगुलेशंस ऑफ ड्रग्स एंड अदर मेडिसिनल प्रोड्यूसेस विद इन द इंडियन टेरिटरी। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, घबराइए नहीं, बस क्वेश्चन पढ़ना सीख जाइए, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। पूछा जा रहा है कि इनमें से, मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसा आएगा, ठीक है। विच इनमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन या कौन सा ऐसा बोर्ड या कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ड्रग्स, और जो ड्रग्स यानी जो दवाएं होती है उससे रिलेटेड, और दवाओं के अलावा जो मतलब कह सकते हैं प्रोडक्ट्स होती है दवाओं के रिलेटेड, उन सबका जो रेगुलेशन करती है, उनको परमिशन देती है कि हाँ हमारे देश में ये प्रोडक्ट जो है ठीक है, इसको हमने एग्री कर दिया कि हाँ ये अपना जो है कमर्शियली इसको बेच सकता है, और जो लाइसेंसेस दिए जाते हैं मेडिकल कंपनीज को, वो सभी चीज़ें कौन देखता है, या फिर जो वैक्सीन वगैरह चीज़ें होती है, ठीक है, उन सबको कौन मतलब रेगुलेट करता है और कौन परमिशन देता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो वो तो है DSCO, यानी ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, पूरा नाम द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ड्रग्स के स्टैंडर्ड होते हैं जो, ठीक है, उनकी नियमितता को चेक करना, वो सभी चीजें जो है CDSCO के अंतर्गत आती है। और ये किसके अंतर्गत आती है ये ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, यानी भारत की जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये सभी चीजें हैं। और अभी जो इसका हेड होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, उसको क्या कहते हैं, ड्रग्स, एक मिनट आगे लिखा होगा मैंने, ये DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी CDSCO का जो हेड है वो अभी हाल ही में कौन है, DCGI जिसको कहते हैं वो है VG सोमानी, इनका पूरा नाम है वेणुगोपाल गिरधारी लाल सोमानी। ये अभी भारत के जो है चीफ ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और DCGI इसको कह सकते हैं। इसके अलावा एक होता है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, NCB, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। एक होता है NCB जो आपने नाम सुना है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आप जो है ये किस चीज़ का काम करता है, ये DCGI जो है उनसे अलग होता है, ठीक है, CDSCO से अलग होता है। उनका काम है परमिशन देना दवाओं को, उनको मतलब जो है रेगुलेट करना, वो सभी चीज़ें। लेकिन NCB जो है ये नशीले पदार्थों की जो कह सकते हैं कि स्मगलिंग होती है, या फिर उससे रिलेटेड जो भी किसी अगर व्यक्ति विशेष पर जो रूल्स या रेगुलेशंस है, यानी जो CDSCO के जो रूल्स बनाता है उसको इंप्लीमेंट जो करता है वो है NCB, ठीक है। नशीले पदार्थ और जो भी ड्रग्स रिलेटेड चीज़ें हैं उनके ऊपर जो नजर रखता है, ठीक है। इसके बारे में बताया कि ये जो है ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट, अभी बताया कि जो लॉज बनाते हैं उन लॉज को इंप्लीमेंट करना, उनको इन्फोर्स करना जो है NCB का काम है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई, नोडाल एजेंसी। चलिए, तो नाम याद रख लीजिएगा। और कौन रेगुलेट करता है, व्यक्ति जो होता है उस पोस्ट को क्या कहते हैं, DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल। चलिए आगे पूछा जा रहा है कि हु इज द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, भारत की जो सेना है, सेना के प्रमुख कौन है, भारत की जो थल सेना है उसके प्रमुख कौन है। देखिए हाल ही में MM नरवणे, पूरा नाम मनोज मुकुंद नरवाने, एडमिरल मनोज मुकुंद नरवाने, इनका अभी हाल ही में अब मार्च लास्ट में जो है इनको क्या हुआ, रिटायर हुए थे, या फिर अभी मेरे ख्याल से अप्रैल लास्ट में रिटायर होने वाले हैं, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो इनकी रिटायरमेंट के बाद जो हमारे आर्मी स्टाफ के जो चीफ है, वाइस चीफ हैं, उनका नाम है मनोज पांडे। मनोज पांडे जो है अब इनको अपॉइंट कर दिया जाएगा क्या, एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी इनको सेना का प्रमुख बना दिया जाएगा MM नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने की रिटायर होने के बाद में, ठीक है। ये आपको नाम याद रखने हैं। मनोज पांडे अभी हाल ही में क्या है, वाइस चीफ है, MM नरवाने क्या है, चीफ है, ठीक है। ये जब रिटायर हो जाएंगे तो इनका जो स्थान है कौन ले लेगा, मनोज पांडे ले लेंगे। नाम आपको याद रखने हैं दोनों, मनोज मुकुंद नरवाने, मनोज पांडे। इसके अलावा R हरि कुमार और VR चौधरी। देखिए R हरि कुमार कौन है, ये है चीफ किसके, इंडियन नेवी के, नेवी बोले तो जल सेना, हाँ जल सेना होती है, जो नावल स्टाफ होता है आर्मी का, उसके जो चीफ है यानी IAF इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है वो है R हरि कुमार, सॉरी नावल के चीफ है R हरि कुमार, और जो एयर फोर्स है हमारी, एयरफोर्स एयर स्टाफ जिसको कह सकते हैं, तो उसके चीफ कौन है, VR चौधरी, पूरा नाम क्या है, विवेक राम चौधरी। और ये अभी लगभग पिछले साल जो है अपॉइंट हुए थे VR चौधरी एज इंडियन एयरफोर्स स्टाफ। इनसे पहले जो थे उनका नाम था, उनका नाम क्या था याद नहीं, ठीक है। तो अब आपको याद रखना कि मनोज पांडे कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, R हरि कुमार कौन है, चीफ ऑफ नावल स्टाफ, VR चौधरी कौन है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है। चलिए आगे सीधा पूछ लिए जाते हैं इन चीजों पे क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च चीफ जस्टिस जो होते हैं NV रमन्ना, जो अभी इनके हाल ही में है, इनका पूरा नाम है नुथलपति वेंकट रमन, ठीक है। इनको अभी अपॉइंट किया गया था एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अपॉइंट किया गया था। तो पूछा जा रहा है कि ये किस नंबर के चीफ है, यानी कितने वे, जैसे पहला दूसरा तीसरा होता है ना, तो उसी तरह पूछा जा रहा है कि ये कितने नंबर के हैं। तो नंबर है वो आपको एग्जैक्ट याद रखना है 48th, यानी भारत के 48th CJI के रूप में NV रमन्ना को अपॉइंट किया गया था, यानी 48th जो है चीफ जस्टिस हैं ये इंडिया के। इसके अलावा क्वेश्चन क्यों है चर्चा में, चर्चा का विषय है फास्टर। फास्टर नाम की जो है एक इनिशिएटिव कहें या एक तरह का सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन कहें, जो कि NV रमन्ना के द्वारा लॉन्च किया गया था। उनके द्वारा लॉन्च करने का मतलब उनकी मिनिस्ट्री जो भी है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। इसको रिप्रेजेंट किया है किसने, NV रमन्ना ने। फास्टर ये किस लिए है, जो भी न्याय से रिलेटेड चीज़ें हैं, पब्लिक उसको जो है पारदर्शिता बढ़े उस चीज़ में, जो भी उसके केसेस वगैरह चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, उसके बीच में जो है जनता देख पाए कि क्या स्टेटस है उस चीज़ का। तो उस चीज़ के लिए जो फास्टर नाम की ये सुविधा स्टार्ट की गई थी NV रमन्ना के द्वारा, और NV रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए आगे इंग्लिश का एक और है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम फॉर द गिवन वर्ड। सिनोनियम यानी सेम इन मीनिंग, ठीक है। तो इनमें से ये जो तीन ऑप्शन दिए, रिलीज, अरेस्ट और पनिश, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि नियरेस्ट है मीनिंग में, या फिर कहें कि सिनोनियम है किसका, डिटेन का। देखिए डिटेन वर्ड आप न्यूज़ अगर पढ़ते होंगे इंग्लिश वगैरह में, तो आपको अक्सर देखने को मिलता होगा कि भैया एक व्यक्ति था जो कि कह सकते हैं कि किसी चीज़ कोई कार्य करना चाह रहा था, लाइक मान लीजिए कि अगर रैली करना चाह रहा था, तो मैं सीधा बताता हूँ आपको। डिटेन का मतलब है किसी व्यक्ति को
कानून के द्वारा, पुलिस के द्वारा, शासन के द्वारा जो है रोक लिया जाए कुछ कार्य करने से, उसको गिरफ्तार में ले लिया जाए, ठीक है? उस चीज़ को कहते हैं डिटेन, कि ही वाज़ डिटेन्ड बाय पुलिस, इस तरह से। तो अब हमें जो ऑप्शन दिया है उसमें पहला है रिलीज़। रिलीज़ का अर्थ क्या होता है? रिलीज़ का अर्थ होता है छोड़ना, ठीक है? तो ये जो है डिटेन का अर्थ नहीं है। अरेस्ट की बात करें और पनिश की बात करें। पनिश का मतलब होता है सज़ा देना, कोई अगर व्यक्ति ने कोई कार्य किया है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर कुछ गलत किया है, तो उस चीज़ को जो सज़ा दी जाएगी उसको कहेंगे पनिश, ठीक है? तो ये भी डिटेन का मीनिंग नहीं है। इसके अलावा जो अरेस्ट है, अरेस्ट जो है इसका सिनोनिम हो सकता है, क्योंकि डिटेन का मतलब भी यही होता है कि हिरासत में ले लिया है, ठीक है? और अरेस्ट का मतलब भी जो है क्या होता है? गिरफ्तार कर लिया। तो ये इनमें से जो है जो ज़्यादातर कह सकते हैं कि मीनिंग में रिलेटेड है किससे? डिटेन से, तो वो है डिटेन से रिलेटेड अरेस्ट, ठीक है? चलिए आगे। व्हाट वाज इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड हंगर इंडेक्स? देखिए हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स या वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2021 जो है लॉन्च किया गया था। इसमें लगभग 116 कंट्रीज़ के जो है आंकड़े लिए गए थे और उनमें से सभी देशों की बताया गया कि किसका कितना स्कोर है, कौन कितने में रैंक पर है, किस देश में हंगर यानी भूखमरी जो है वो बहुत ही कह सकते हैं ऊँचे स्तर पर है, या किस देश में भूखमरी बहुत ही कम स्तर पर है, यानी भूखमरी ना के बराबर है। वो सभी चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी। तो हमें इंडिया का रैंक पूछा गया है कि भारत 116 ये जो देश थे उनमें कहाँ पर है? 1 से 116 की तरफ आएँगे, यानी जो 1 नंबर पर होगा वो तो है कि सबसे कम भूखमरी, वहाँ पर सबसे कह सकते हैं कि पोषण उनको मिल रहा है, भोजन की व्यवस्था है लोगों के लिए, ठीक है? भुखमरी नहीं है वहाँ पर, तो वो 1 नंबर पर है और जहाँ सबसे ज़्यादा भुखमरी है वो आ जाएगा लास्ट पर, ठीक है? तो इस सीरीज़ में जो भारत को रैंक दिया गया था वो था 101, यानी भारत 116 देशों में से लास्ट के जो 16 देश हैं वहाँ पर है। 101 नंबर पर जो है भारत को ये रैंक मिली है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। कहने का मतलब भारत के अंदर भुखमरी के हालात बहुत ही कह सकते हैं अच्छे खासे लेवल पर हैं, बड़े लेवल पर हैं। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, मैंने आपको बताया था कि कुछ रैंकिंग दी जाती है 1 से 50 तक की, ठीक है? तो 50 में से जिसको सबसे ज़्यादा स्कोर मिलेगा वो सबसे ज़्यादा भुखमरी पर है, जिसको सबसे कम मिलेगा वो सबसे कम भुखमरी है। तो भारत का जो स्कोर था 27.5 था, ठीक है? और ये जो है किस कह सकते हैं कि 4 हिस्से किए हुए थे, तो सीरियस वाली श्रेणी में था, ठीक है? वहाँ पे हालात खराब हैं, ठीक है? 101, 116 ये आपको आंकड़े याद रखने हैं वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में। चलिए आगे। पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वर एसोसिएटेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता से इनमें से ये जो ऑप्शन दिए हैं 4 स्थान, इनमें से कौन से सिंधु घाटी सभ्यता से जो है एसोसिएटेड थे या कौन-सा नहीं था, ये हमको देखना है। धोलावीरा, बनवाली, कालीबंगा, शुरतुगई। देखिए धोलावीरा गुजरात में इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट थी, एक्सप्लोर की गई है, तो ये उसका अंग है। बनवाली हरियाणा से रिलेटेड है, हरियाणा में है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से है, तो ये भी इससे एसोसिएटेड है। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में है, क्षेत्र हनुमानगढ़ है राजस्थान में, ठीक है? वहाँ पर रिलेटेड है और कुछ हिस्सा जो है हड़प्पा का साथ में है पाकिस्तान में। इसके अलावा जो लास्ट में शोरतुगाई दिया हुआ है, शोरतुगाई जो है इंडिया में नहीं है, यानी अगर ये क्वेश्चन जो है मिस्टेक हो गया मेरे से, यहाँ पे बताना था कि कौन सा इनमें से जो है इंडिया में नहीं है, ये बताना था। तो धोलावीरा गुजरात, बनवाली, कालीबंगा ये सभी इंडिया के अंदर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पार्ट थे, ये प्लेसेस उससे एसोसिएटेड थे, ठीक है? लेकिन जो शोरतुगाई था, ये जो है कहाँ पे था? अफगानिस्तान का क्षेत्र है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का है लेकिन अफगानिस्तान में है ये, ठीक है? तो इंडिया से रिलेटेड पूछे गए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और पाकिस्तान में बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी साइट्स है वहाँ पर, ठीक है? बाकी सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत के अंदर। चलिए, शोरतुगाई अफगानिस्तान है। इंग्लिश का एक और है वन हु डजंट टायर इजीली, एक ऐसा व्यक्ति जो कि आसानी से हारता नहीं है। कुछ होते हैं हिंदी में कहते हैं ना, एक वर्ड सीधा ही होता है हिंदी में, अथक, ठीक है? जो जल्दी से थकता नहीं है या हार नहीं मानता है, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? यानी इस फ्रेज के लिए, इस वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए जो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम वर्ड, वो है इनडिफेटिगेबल। देखिए रूट क्या है इस वर्ड में? रूट है फैटिग। ये किसको रेफर करती है? थकावट को, ठीक है? थम जाना, उस चीज़ को रेफर करती है फैटिग। तो इस पूरे वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? इनडिफेटिगेबल, यानी ऐसी चीज़ या ऐसा व्यक्ति जिसे कि जो किसके योग्य ना हो, उसको थकाने के योग्य ना हो, जो कि आसानी से ना थकता हो, हार ना मानता हो, उस चीज़ को कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं इनडिफेटिगेबल क्वालिटी का व्यक्ति। इसके अलावा ब्रेव यानी बहादुर क्वालिटी है व्यक्ति की। इंसॉल्वेंट हमने पहले भी वर्ड किया है, इनडिफेटिगेबल भी किया था। इंसॉल्वेंट का क्या अर्थ था? जो कि व्यक्ति अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है? और इसके अलावा वोरेशियस की बात की जाए तो बातूनी स्वभाव का व्यक्ति जो होता है उसको वोरेशियस कहते हैं, ठीक है? बातूनी, और ये जो क्वालिटी बताई थी कि जिस तरह के लोग बोलते हैं उसके ऊपर हमने काफ़ी सारे वर्ड किए थे ना, कि एक तो होता है, बहुत सारे वर्ड किए थे, आपको आगे देखता हूँ मैं, एमसीक्यूज़ जोड़ा होगा मैंने। वोरेशियस मतलब बातूनी, जो कि बस बहुत ज़्यादा बातें करता है और ज़्यादातर उसमें से जो है मीनिंगलेस होती है। चलिए आगे। इसके अलावा बात करेंगे, क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एक स्थान इससे रिलेटेड है, यानी फर्स्ट टर्म जो है वो सेकंड से जिस तरह से रिलेटेड है, यानी इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही आपको आगे वालों के बीच में चेक करने को बता दिया जाता है। ये आपको एज अ लिख के भी दे सकते हैं कि जिस तरह से चिल्का लेक से संबंधित है उस तरह से गुरु शिखर किससे संबंधित है, इस तरह लिख के भी दे सकता था, ठीक है? या फिर क्या होगा, इंग्लिश के अंदर आपको सीधा इस तरह से, और रीजनिंग के अंदर जो है आपको इस तरह से लिख के दे दिया जाएगा कि ये अनुपात ये है, तो फिर इसका डबल अनुपात यानी चिल्का जिस तरह से लेक से संबंधित है तो गुरु शिखर किससे संबंधित है। तो उसके लिए आपकी जनरल इंटेलिजेंस चेक हो रही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए चिल्का क्या है, चिल्का और लेक लिखा हुआ है। चिल्का आपको पता होना चाहिए, चिल्का उड़ीसा में एक लेक यानी झील का नाम है, यानी क्या बताया गया है कि ये जो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म है, वो क्या है? एक लेक है, ये बताया गया है। इस तरह का ये रिलेशन है दोनों के। उसी तरह से बताना है कि गुरु शिखर क्या है ना? तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर आपको पता होना चाहिए क्या है? जो हमारी राजस्थान के पूर्वोत्तर एरिया में जो है अरावली पर्वतमाला, अरावली माउंटेन रेंज जो है, उस माउंटेन रेंज की सबसे हाईएस्ट जो पीक है, यानी सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है? गुरु शिखर उसका नाम है। तो आपको क्या याद रखना है? माउंट आबू इसके आसपास का एरिया है जो। जिस तरह से चिल्का क्या है? लेक है। उसी तरह से जो गुरु शिखर है वो एक
माउंटेन रेंज नहीं है, वो क्या है, पीक है, माउंटेन की पीक है एक, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि रिवर है, नहीं रिवर नहीं है। माउंटेन रेंज है, पूरी माउंटेन रेंज का नेम नहीं है ये एक पीक का नेम है, एक चोटी का नाम है, कि इस जो रेंज की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम गुरु शिखर है, तो हम क्या लिखेंगे, पीक यानी चोटी, ठीक है। इसके अलावा डैम यानी बांध, बांध भी नहीं है। चलिए आगे, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और करंट अफेयर के। इसके अलावा हमने जो चैप्टर अभी किए थे उसके ऊपर मैं 4 क्वेश्चन लेके आया हूँ रीजनिंग के, वो हम जल्दी जल्दी इसमें ही सॉल्व करते हैं, जनरल टेस्ट का आपका जो सेशन चल रहा है, ताकि रिवाइज हो जाए, ठीक है। पूछा जा रहा है कि इफ द इंग्लिश अल्फाबेट, जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके अंदर जो वन है वो आर रिटन बैकवर्ड, यानी अगर उनको उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, जैसे कि हमने चैप्टर में किया था, जैसे ए से जेड की तरफ लिखा हुआ है तो उसको तो हम क्या कहते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, ए बी सी डी इस तरह करते करते जेड तक। अगर उसको उल्टा लिख दिया जाए तो उल्टा लिखने का मतलब हो जाएगा कि जेड से ए की तरफ, यानी जेड वाई एक्स डब्ल्यू इस तरह से करते करते लास्ट में ए, यानी जो जेड है वो 1 नंबर पर आ जाएगा और जो ए है वो 26 नंबर पर आ जाएगा। तो अगर इस तरह से उस सीरीज को लिख दिया जाए तो पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द थर्ड टर्म फ्रॉम द राइट ऑफ 13th टर्म फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द सीरीज। इस चीज को समझना होता है, ये जब हमने चैप्टर, अगर आप नए हो और आपने रीजनिंग के चैप्टर नहीं किए तो पहले वाले प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमें कहा गया था कि भैया जेड से ए की तरफ लिख देना है, आपको पता होना चाहिए कि ये लेफ्ट है, ये राइट साइड है। क्या पूछा गया है कि जो 13th टर्म है लेफ्ट से, यानी इस तरफ से ये लेफ्ट है, इस तरफ से जो 13th टर्म होगी उस 13th टर्म के आगे बताया कि उसके राइट में थर्ड टर्म क्या होगी। अगर मान लीजिए ये कोई टर्म है तो इसका राइट और लेफ्ट वही रहेगा, आर ये है, एल ये है, ठीक है। पूछा तो अब इसने क्या कहा था, शुरू से देखिए, जेड से ए की तरफ लिखा हुआ है, इस पूरी सीरीज के, ये जो पूरी सीरीज है इसके लेफ्ट से जो 13वीं टर्म है, ठीक है, उस 13वीं टर्म के राइट में तीसरी, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला किया था रीजनिंग वाले चैप्टर में। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जेड से ए की तरफ, यानी जेड से ए की तरफ काउंट करते हुए जो 13 प्लस थर्ड टर्म है, क्योंकि उसके जो हमें टर्म मिली थी उसके राइट में है, तो हम जोड़ सकते हैं कि 13 प्लस 3 यानी 16। तो जेड से ए की तरफ जो 16th टर्म होगी वो हमारा आंसर हो जाएगी। जेड से ए की तरफ जब आपको चेक करना होता है अपोजिट टर्म, तो आपको एक फॉर्मूला बताया था, आप क्या करें 26 में से 27 में से माइनस कर दीजिए। आपको क्या चेक करना है 16th, तो 27 में से 16 जब आप माइनस करेंगे आपके पास बचेगा 11, तो 11th जो टर्म है वो आपका आंसर हो जाएगी। 11th टर्म यानी के हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, जेड से ए की तरफ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको पीछे से चेक करना है तो आप जेड से ए की तरफ चेक करना है, आप 27 में से घटा दीजिए। अगर ए से जेड की तरफ करना होता तो आपको सीधा बताइए ए 1 पर है, इसी तरह से आगे चलते हैं हम, जे 10 पर है, ओ 15 पर है, इस तरह, ठीक है। चलिए आगे, ये आपको अगर चैप्टर नहीं किया तो समझ नहीं आएगा। एक और है नंबर सीरीज रीजनिंग से रिलेटेड, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। कह रहा है कि ये जो आपको एक सीरीज दी हुई है, श्रृंखला दी हुई है, इसके बीच में लॉजिक को चेक करिए, क्या लॉजिक है इनके बीच, और जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह बताइए क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, सीरीज को देखेंगे, इनके रिलेशन देखेंगे कि सभी के बीच में क्या है। सबसे पहले 17 और 19 की बात करते हैं हम। हमें पता चलता है कि 17 से 19 की तरफ जाते हुए +2 हो रहा है। फिर 19 से आगे क्या हुआ ये नहीं पता, और उससे क्वेश्चन मार्क से 29 की तरफ क्या हुआ ये भी नहीं पता, लेकिन 29 से 31 की तरफ क्या हुआ है वही सेम +2 हुआ है। तो इस चीज को एनालाइज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर +2 हो रहा है हर जगह, ठीक है, अगर +2 हो रहा होता तो हमें क्या मिल जाती है सीरीज, 17 +2 19 +2 21 +2 23 +2 25 +2 27, यानी इसके बीच में 19 और 29, इनके बीच में तो भैया अगर +2 वाला सब वो होता पैटर्न होता तब तो इसके बीच में 21 23 25 27 यानी 4 टर्म्स आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे एक ही टर्म है। तो हमारा ये लॉजिक फेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये क्या हुआ, हमारा ये लॉजिक फेल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये +2 वाली सीरीज नहीं है। फिर आप इसको देखेंगे, अगर आपने चैप्टर किया होगा तब आपको याद आएगा कि हाँ, जो हमने अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स वाली सीरीज की थी उसके अंदर हम चेक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत हमें और कोई भी जो है रिलेशन देखने को नहीं मिल रहा है कि ठीक है। तो नंबर सीरीज वाला चैप्टर आप क्लियर करिएगा, ठीक है। उसके बाद में आप जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे बताया था कि आपको किस किस तरह के किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस हुई होगी तभी आप ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या सिस्टम था इस सीरीज में कि यहाँ पे ये जो सीरीज दी हुई है ये प्राइम नंबर्स की सीरीज है, अभाज्य संख्याओं की सीरीज है। जब अभाज्य संख्या की आप बात करते हैं, शुरू कहाँ से होती है, 2 3 5 7, फिर 9 नहीं आता, 11, इस तरह से ये जो सीरीज है ये चलती है। तो यहाँ पर क्या है, 17 है। आपको अब अभाज्य संख्या देखनी है कि 17 है, 19 है। अब 19 के बाद में भाज्य संख्या कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। 21 और 22 की बात करें, 21 और 22 जो है अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि ये किसी ना किसी जो इससे छोटी संख्या है उससे डिवाइड हो जाती है पूरी तरीके से, ठीक है। तो 19 के बाद में 20 भी होती है, 21 भी भाज्य है, 22 भी भाज्य है। 23 की बात करें तो 23 किसी भी टेबल में नहीं देखने को मिलती, ठीक है। आगे देखते हैं, 23 के बाद 24 जो भाज्य होती है, 25 भी भाज्य होती है, 5 5 25, ठीक है। 26 भी इसी तरह, 27 28, और उसके बाद में आती है 29, और 29 हमको नेक्स्ट दी हुई है, यानी ये जो हमारा कंटेंट आने वाला है यहाँ पे वो है 23, ठीक है। इस तरह से ये सोल्व होगा, अभाज्य संख्या वाली सीरीज दी हुई थी। अब एक और क्वेश्चन, चूज द डिफरेंट या फिर ओड वन, जो कि ये 4 आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जो बाकी 3 से अलग है, या फिर कौन से 3 आपस में सिमिलर है, ये चीज़ आपको देखनी है। तो इस तरह के जब आपको अल्फाबेट्स देखने को मिलेंगे तो मैंने आपको बताया था कि क्या करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो अल्फाबेट्स है इसका नंबर क्या है। अल्फाबेट जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं 1 से 26 तक हम उसको नंबरिंग देते हैं, तो जी का वहाँ पर नंबर क्या है ये आपको देखना है। जी का नंबर क्या होगा, आप जब काउंट करोगे ABCDEFG, यानी 7 नंबर पर जो है आपको जी देखने को मिलता है, ये एक संख्या मिल गई। फिर आप एल को देखोगे, एल का मतलब आपको पता चलेगा कि भैया JKL यानी 12 नंबर पर है। फिर आप टी को देखोगे, टी आपको पता है 20 नंबर पर होता है। जेड की बात करोगे यानी 26 नंबर पर होता है। तो आपको इस
अल्फ़ाबेट की जगह के अलावा आपको क्या मिल गया, उसकी जगह पर आपको 4 नंबर मिल गए। इन 4 नंबर्स की क्वालिटी देख के आपको पता करना है कि इनमें से कौन-सा डिफरेंट है। जब आप इन 4 नंबर्स को देखोगे, तो आपको ऐसा पता चलेगा कि भैया ऐसा तो है नहीं कि इनमें कोई ऐसा कॉमन हो कि किसी एक पहाड़े से डिवाइड हो जाते हों, ऐसा भी इसमें नहीं है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि भैया जो 7 है वो सिंगल डिजिट का है, जबकि बाकी सभी डबल डिजिट के हैं। ये भी एक रीज़न हम दे सकते हैं, क्योंकि रीज़निंग है, इसके अंदर मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। फिर एक हम ये भी कह सकते हैं 12, 20 और 26 जो है ये सम संख्याएँ हैं, यानी इवन नंबर हैं, और इसके अलावा जो 7 है वो ओड नंबर है। तो हम ये भी कह सकते हैं हाँ भैया जो 7 है उन बाकी तीनों से इस हिसाब से अलग है। तो हमारे दोनों रीज़न से 7 ही हमारा आंसर होगा, यानी जी जो है वो बाकी सभी से डिफरेंट होगा। इसके अलावा अल्फ़ाबेट में एक और लॉजिक भी दिया जा सकता है। आपको मान लीजिए ए दे दिया, सी दे दिया, ई दे दिया और आपको मान लीजिए यू दे दिया। इस तरह की जब सीरीज़ देगा तो आपको नंबर वाला, हमारे पास लॉजिक है ही, हम नंबर वाला भी चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि ए, ई और यू ये किस तरह से डिफरेंट है अलग बाकी से, क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू ये जो 5 होते हैं अल्फ़ाबेट्स, ये क्या होते हैं? वोवेल्स होते हैं, और बाकी जो 25 होते हैं 21 होते हैं, वो होते हैं कॉन्सोनेंट, यानी व्यंजन कहते हैं हिंदी में। तो ए, ई, आई, ओ, यू वाला आपको याद रहना चाहिए कि ये 5 वोवेल होते हैं। इस तरह का लॉजिक लगा के भी आपसे पूछ सकता था, ठीक है? या फिर इसको नंबर से भी चेक कर सकते हैं। चलिए आगे। इस तरह के क्वेश्चन रीज़निंग में पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस किया तो बहुत ईज़िली आप इसको कर लोगे। चलिए, अब एक और नंबर सीरीज़ दी गई है। पूछा जा रहा है कि इसमें से आपको बताना है कि कौन-सी टर्म जो है गलत है, यानी कौन-सी रॉन्ग टर्म है इनमें से जो आपको सीरीज़ दी हुई है। सेम वही चीज़ आपको सबसे पहले तो यही करना है कि उस सीरीज़ को क्या करना है, एनालाइज़ करना है कि उस सीरीज़ के जो आपको दिए कंटेंट दिए हों, उनके बीच में क्या रिलेशन है? क्या इनके बीच में आपको कोई लॉजिक देखने को मिलता है? सेम लॉजिक या फिर कुछ पार्शियल लॉजिक देखने को मिलता है, तो वो सी चीज़ें हम चेक करते हैं। हम सिंपली सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म को देखते हैं, तो हमें पता चलता है 137 है और 148 है। यहाँ पर हमें क्या मिला है कि भैया 11 प्लस हुआ है, ठीक है। फिर हम सेकंड और थर्ड को देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि 48, 3 और 10 13, यहाँ पर 13 जोड़ा गया है, सही है ना? ठीक है। फिर हम एक और देखते हैं 161 से 169, तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि 8 जोड़ा गया है। अगर हम इन दोनों को देख के ही जज कर देते कि भैया 11 जोड़ा है, 13 जोड़ा है, फिर 15 जोड़ेगा 17, इस तरह की सीरीज़ हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये बीच में क्या है, 8 आ गया, तो ये वाली सीरीज़ जो है हमारी नहीं होगी। हम इसको और आगे चेक करेंगे 169 तक, उसके बाद में 185 की बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, 69 है, और इसमें हम जोड़ेंगे 6 और 10, यहाँ पे क्या जोड़ा गया है, 16 जोड़ा गया है। फिर लास्ट चेक करेंगे 185 और 198, हमें पता चलेगा यहाँ पर जोड़ा गया है कितना, 13, ठीक है। तो ये पैटर्न 11 जोड़ा है, 13 जोड़ा है, 8, 16, 13, ये पैटर्न में ये जो है ये सीरीज़ आगे बढ़ रही है, इतना-इतना ऐड हो रहा है, ये लॉजिक हमें पहला देखने को मिलता है। तो लेकिन ये जो हमें पैटर्न मिला यहाँ पर, ये पैटर्न कोई भी लॉजिक नहीं दिख रहा है इसमें हमें, किस तरह से कि यहाँ पर 11 था, फिर 13 जोड़ दिया तो 11, 13, उसके बाद में 8 आ गया था। तो ये जो सीरीज़ कोई बन नहीं रही थी कि इसमें कोई एक पैटर्न हमें चलता हुआ नहीं देखने को मिल रहा था। हमें क्या चेक करना होगा फिर से, 11, 13, 8 ये जोड़ा गया था। हमें ये देखना है कि ये 11, 13 या 8 कहाँ से आया हो सकता है। जैसे हम पहले 2 की बात करें, 137 और 148 की, तो यहाँ पे 11 जो है ऐड हुआ था। आप थोड़ा एनालाइज़ करेंगे तो तब आपको पता चलेगा, जब इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, कि 7 जो मतलब पहली डिजिट है, पहला जो आपको संख्या दी हुई है, उसके जो डिजिट हैं, उन डिजिट का जो योग है वो है 11। 7 + 3 10 और 1 11, ठीक है? और यानी एक संख्या के अंदर उस संख्या की जो डिजिट है उसका सम ऐड किया गया है इस सीरीज़ में। जैसे इसमें 11 जोड़ेंगे तो 148 आ जाएगा, ठीक है? फिर 148 के बाद क्या आएगा, 1, 4 और 8 का योग, यानी 13 जोड़ा गया था, सही था ना? फिर 161 आ गया, 148, 161, यहाँ पे 13 जोड़ा गया था तो 161 आ गया था। फिर हम देखेंगे कि भैया यहाँ 8 जोड़ा था और 8 कहाँ से आया, 6 और 1 7 और 1 8, ठीक है? यही सीरीज़ यहाँ पे चल रही है, यानी जो पहली संख्या है उसके डिजिट का योग उसमें ऐड किया गया है उस संख्या में। जैसे यहाँ पे इसका डिजिट किया 11, इसका किया 13, इसका किया 8, 9 6 15 और 1 16, फिर 16, 5 8 13 और 1 14, इसमें 14 जोड़ा गया, 14, ठीक है? 13 जोड़ा गया, सॉरी, ये संख्या गलत है। तो इस तरह का मैं आपको बस ये क्वेश्चन इसलिए दिखाना चाहता था ताकि आपको थोड़ा पता लग जाए कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन भी हैं अभी करने वाले, और आपको जो है रीजनिंग वाला जो चैप्टर वो क्लियर करने हैं और प्रैक्टिस करनी है, उसकी 2 बुक्स प्रोवाइड की है। दोनों के अंदर भरपूर क्वेश्चन मिल जाएँगे आपको रीजनिंग के, ठीक है? एक लास्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश का है, एक इडियम है और सेंटेंस के अंदर दिया गया है। सेंटेंस हम पढ़ते हैं। सेंटेंस दिया कि आई एम एज़ राइट एज़ रेन। ये एक इडियम जो है इसको बोल्ड कर रखा है, यानी इसका मीनिंग हमसे पूछा जाएगा बाद में। तो सेंटेंस है कि आई एम एज़ राइट एज़ रेन, डोंट टेल मी व्हाट टू डू और नोट। कह रहे हैं कि मैं एज़ राइट हूँ एज़ रेन, मुझे मत बताओ कि क्या करना है। तो इस इडियम का ये जो इटैलिसाइज़्ड या हमने बोल्ड कर रखा है इडियम, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि आई एम मैं यार ठीक हूँ, मतलब आई एम परफेक्ट, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, ठीक है? किसी चीज़ में परफेक्शन होता है तो उस चीज़ को हम रेफर कर सकते हैं कि इट इज़ एज़ राइट एज़ रेन, ठीक है? इट इज़ परफेक्ट। तो मुझे मत बताओ कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, मुझे मत बताओ क्या करना है क्या नहीं। इस तरह के इडियम और फ्रेज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से हमारा सेशन यहाँ पे खत्म होता है। इसके अंदर हमने जो आपके जनरल टेस्ट में आने वाले क्वेश्चन है इंग्लिश के, रीजनिंग के और जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पे हमने कर लिए हैं। मैथ के अभी नहीं किए हमने, क्योंकि मैथ का हम अलग सेशन वाइस ऐप पर ही स्टार्ट करेंगे। वाइस ऐप पे जॉइन करने के लिए आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं, और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। सीयूईटी 2022 के लिए आप 2 या 3 दिनों में जो है अब जो हमसे कनेक्टेड है, कहने का मतलब जो हमारे ऊपर देख रहे हैं कि किस तरह से आगे क्लैरिफाई कर रहे हैं, ठीक है? तो आप 2 या 3 दिन के अंदर जो है आपका